इस साल के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आते ही हर कोई उन कंपनीज के बारे में जानना चाहता है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ही कंपनीज के बारे में बताऊंगी जिनके रिजल्ट्स शानदार रहे हैं। एक केमिकल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स दवाइयों से लेकर माइक्रोचिप्स तक हर जगह छाए हुए हैं, और दूसरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने सिर्फ 6 महीने में पूरे साल का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया। इन दोनों कंपनीज के बारे में आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और हमारा पहला स्टॉक देखते हैं जो कि है एक्विटास केमिकल लिमिटेड। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्विटास केमिकल लिमिटेड एक्चुअली काम क्या करती है। नाम सुनते ही लगता है कोई नॉर्मल केमिकल कंपनी होगी, लेकिन ये कोई नॉर्मल केमिकल नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस और एडवांस्ड केमिकल्स बनाती है जिनके बिना आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती। इनका बिजनेस 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहली सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। ये सेगमेंट कंपनी का कोर बिजनेस है। दवाइयां बनाने के लिए जो केमिकल्स का यूज होता है वो एक्विटास बनाती है। दूसरा सेगमेंट है स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स। इसमें कंपनी उन केमिकल्स को बनाती है जो कॉस्मेटिक्स जैसे कि फेस क्रीम, शैम्पू, मॉइस्चराइजर इन सब में यूज होते हैं। एग्रो केमिकल्स जो खेतों में पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होते हैं, और कोटिंग जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तीसरा सेगमेंट है बैटरी केमिकल्स, मतलब कि बैटरीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं। और चौथा है सेमीकंडक्टर केमिकल्स जो कि चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई डिवाइसेस बनाने में यूज होते हैं। तो ओवरऑल एक्विटास एक ऐसी कंपनी है जिसके केमिकल्स दवाइयों से लेकर माइक्रोचिप्स तक और बैटरीज से लेकर ब्यूटी क्रीम्स तक हर जगह यूज होते हैं। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स करीब 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी हैं। सितंबर 2024 में 247 करोड़ थी और सितंबर 2025 में 306 करोड़ हो गई। मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर और अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे कि पहले 20% के मार्जिन्स थे और आज 31% के हैं। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाता है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों को इम्प्रूव किया है। इसके बाद अदर इनकम, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 89% से बढ़ा है, 38 करोड़ से 72 करोड़ हो गया है। इसके बाद क्वार्टरली नंबर से ईयरली नंबर्स पर चलते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 717 करोड़ से बढ़कर 1007 करोड़ हो गया, यानी कि सेल्स में लगभग 40% की ग्रोथ आई है। ये ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट से नहीं बल्कि फार्मा इंटरमीडिएट्स और सीडीएमओ बिजनेस दोनों के एक्सपेंशन से आई है। कॉनकॉल्स में मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि इन सेगमेंट्स में डिमांड स्ट्रांग है और कंपनी के पास मल्टीपल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की विजिबिलिटी है। यही रीजन है कि कंपनी ने अपने पूरे साल की ग्रोथ गाइडेंस को 25% बताया है विद स्ट्रांग मार्जिन्स। इसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 18% से बढ़कर 23% तक पहुंच गए हैं। मार्जिन्स में ये इंप्रूवमेंट मेनली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स के कारण आई है। इसके अलावा कंपनी ने अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। कंपनी का 15.8 मेगावाट्स का सोलर प्लांट कंपनी की 3 मेन यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को ऑफसेट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी कम हो जाती है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 2024 के 49 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। फिर अर्निंग्स पर शेयर भी नेट प्रॉफिट की तरह ही 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। 2024 में 5.80 था और अब 19.80 हो गया, मतलब हर शेयर पर कंपनी अब 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अब एक बार इस कंपनी की बैलेंस शीट और देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली नजर बोरोइंग्स पर जाती है जो कि 217 से कम होकर सिर्फ 13 करोड़ रह गई है, मतलब कि कंपनी ने अपना पूरा कर्जा रिपे कर दिया है। इससे क्लियरली पता लगता है कि मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को इंटरनल कैश फ्लो से फंड कर रही है, ना कि डेट लेके। कॉनकॉल्स में भी ये बात हाईलाइट की गई थी कि उनका 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान पूरी तरह से डेट फ्री है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट कम रहेगी और मार्जिन्स और स्टेबल रहेंगे। इसके अलावा बाकी सब चीजें बैलेंस शीट में ठीक लग रही हैं और स्टेबल तरीके से ग्रो हो रही हैं। इसके बाद अगर कंपनी के रेशियोज देखें तो वो मोस्टली इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि डेटर और इन्वेंट्री डेज पहले से कम हुए हैं, जो कि अच्छी चीज है। हाँ, एक छोटा सा कंसर्न वर्किंग कैपिटल डेज पे है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी को अब अपने कैश को रिकवर करने में पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। कॉनकॉल्स में भी मैनेजमेंट ने ये बात एक्सेप्ट की है कि वर्किंग कैपिटल 128 डेज के आसपास आ गया है, मेनली ड्यू टू एडवांस पेमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स। तो ये एक टेम्पररी इशू है, लेकिन फिर भी मॉनिटर करते रहना जरूरी है।
इसके बाद इस कंपनी का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग 2022 के बाद से हर साल बढ़ रही है। जैसे कि 2022 में एफआईआईज होल्डिंग सिर्फ 2% थी और आज 18% है। ऐसे ही डीआईआईज की होल्डिंग भी 5% से 16% तक पहुंच गई है। अब अगली जो कंपनी है जिसके Q2 के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं वो है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है, मतलब कि घर, ऑफिस, होटल्स, मॉल्स, फैक्ट्रीज, टाउनशिप और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये कंपनी डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक पूरी प्रोसेस को संभालती है, मतलब कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स और मेंटेनेंस सब कुछ प्रोवाइड करती है। गरुड़ा ने कुछ बड़े और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, गोल्डन चैरियट होटल, और अभी कंपनी गोरखपुर के स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर पर काम कर रही है, जिसका प्रोजेक्ट साइज लगभग 1087 करोड़ का है और 24 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 46.8 करोड़ से जंप करके 116.5 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि लगभग 149% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये ग्रोथ ऑर्डर बुक एक्सपेंशन का रिजल्ट है। कंपनी के पास 3461 करोड़ की मैसिव ऑर्डर बुक है, जिसमें से 353 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर सिर्फ इस क्वार्टर के दौरान ऐड हुआ है। चैलेंजिंग मॉनसून सीजन के बावजूद कंपनी ने लास्ट ईयर के पूरे साल का रेवेन्यू सिर्फ पहले 6 महीनों में ही अचीव कर लिया। लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू 225 करोड़ था और इस साल पहले 6 महीने का रेवेन्यू हुई 241 करोड़ है। ये कंपनी की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी का क्लियर प्रूफ है। अब अगर कंपनी का एबिटा मार्जिन भी देखें तो ये 28.7% से इंप्रूव होकर 29.5% पर आ गया, यानी कि लगभग 80 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट हुई है। इस मार्जिन इंप्रूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कंपनी का हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस। मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि वो कॉन्शियसली लो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड करते हैं और सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बेंचमार्क्स को मीट करते हैं। साथ ही कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भी उनके मार्जिन्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि गरुड़ा अपने पास हैवी मशीनरी नहीं रखती, बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू काम करती है। इससे उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहता है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब अगर बॉटम लाइन पर आए तो नेट प्रॉफिट 10.2 करोड़ से बढ़कर 27.1 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 164.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये जंप मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, इसलिए उनके फाइनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिससे उनका नेट प्रॉफिट डायरेक्टली इंप्रूव होता है। दूसरा रीजन है इंप्रूव्ड एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी। कंपनी ने ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीशन और कॉस्ट कंट्रोल पर काफी फोकस किया है। ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ी, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रही, जिससे बॉटम लाइन और फास्ट ग्रो हुई। तो ओवरऑल गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस ने Q2 में हर फ्रंट पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे फिर वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, मार्जिन एक्सपेंशन हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में सेल्स अराउंड 46% से बढ़ी है, प्रॉफिट 38% से और मार्जिन्स भी 30 से 35% के बीच में मेंटेन्ड है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी पिछले 3 और 5 साल में काफी इंप्रेसिव रहा है, 33% एंड 36%, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंटली यूज कर रही है। अब एक पॉइंट जहां कंपनी को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है वो है वर्किंग कैपिटल डेज, जो पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज बताता है कि कंपनी को अपने कैश को वापस से बिजनेस साइकिल में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, यानी क्लाइंट से पेमेंट मिलने और सप्लायर्स को पेमेंट करने के बीच का गैप कितना है। अगर ये डेज बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि कैश कन्वर्जन स्लो हो रही है और कंपनी का पैसा रिसीवेबल्स या प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में अटका हुआ है। वैसे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कॉमन होता है क्योंकि यहाँ पर पेमेंट माइलस्टोन बेस्ड होती है, लेकिन फिर भी कंपनी को इस एरिया पर कंट्रोल लेना जरूरी है। अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होती है तो कैश फ्लो और स्ट्रॉन्ग होगा और कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को बिना एक्सटर्नल फंडिंग के इजीली फाइनेंस कर पाएगी। इसके बाद कंपनी का पी रेशियो भी बताऊं तो वो भी अभी रीजनेबल लेवल्स पर है, अभी 23.1 है, जो इसके पिछले 5 साल के मीडियन पीई के ऑलमोस्ट बराबर है और इसके पीयर्स के भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ओवरऑल पीई रेशियो ओवर हाइप्ड नहीं है। अगर कंपनी अपनी ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखे और वर्किंग कैपिटल पर कंट्रोल रखे तो वैल्यूएशन और एक्सपेंड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने उन 2 कंपनीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जिनकी परफॉर्मेंस Q2 में बहुत अच्छी रही है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।